और कोई पेरेंट बता, इस तरफ से कोई लेडी बताएंगी मुझे? शाबाश, आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं सारी। थोड़ा सा आपसे, आपकी क्या उम्मीद है कि आपका बच्चा क्या करना चाहिए जिंदगी में? मैम आप बताइए। कमाते तो सारे ही हैं, बस अच्छे इंसान बनने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इकबाल मेमोरियल स्कूल आपके बच्चों को अच्छा इंसान बना रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? बस उमर साहब, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। दूंगा। डॉक्टर जमशेद साहब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तालीमी मैदान में समाजी खिदमात के लिए मशहूर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन जनाब वैली के क़याम में भी उनका किरदार नुमाया रहा है। आपसे गुजारिश की जाती है कि बराहे करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर जमशेद साहब। इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल उमर साहब और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी वालिदैन हैं और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़ा खुश हुआ चूँकि मैं बबोर में आज से पहले अगर कभी आया हूँ तो वो 2002 है। आज से लगभग 22 या 23 साल पहले मैं पहले बबोर आया था। उस वक्त बबोर एक बहुत छोटा सा गांव था। मुझे अभी भी वही तस्वीर जहन में थी। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो हम बदरून आए थे एक बार, तो वहाँ से मैं बबोर आया था और हमने कुछ घरों में विजिट भी किया था तब एज स्टूडेंट्स। और बबोर का नाम आज की डेट में बेहतरीन जो हमारे गांव हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के 4 या 5 अगर हम टॉप गांव गिने तो उनमें आपके बबोर का नाम है। और उसमें आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने तालीमी लेवल पर, सियासी लेवल पर, समाजी लेवल पर, माशी लेवल पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इसका मैं एक क्रेडिट ख़ास तौर पे उमर साहब को भी दूंगा कि उन्होंने इस गांव का नाम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं, चिनाब वैली में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क में भी आपके गांव का नाम लोग जानते हैं इस स्कूल की वजह से। आपको ये लगता होगा कि छोटा सा स्कूल है, गालिबन एक किराए की बिल्डिंग में चल रहा होगा या अपनी बिल्डिंग में चल रहा होगा, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, मेरे बच्चे खुद, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर आप गूगल पे जम्मू प्रोविंस के सबसे टॉप स्कूल का नाम डालेंगे जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे जम्मू का अगर आप गूगल में अभी डालिए आप बेस्ट स्कूल इन जम्मू, तो 2-3 नाम आपके सामने आएंगे। उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, जोधामल पब्लिक स्कूल जम्मू, हेरिटेज पब्लिक स्कूल जम्मू, दून इंटरनेशनल जम्मू, इस तरह के नाम आते हैं। और मेरे बच्चे इन्हीं स्कूल्स में पढ़ते हैं। मेरा अपना बड़ा बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और दूसरा वाला बच्चा जो मेरा छोटा है, जो क्लास फर्स्ट में है, उसको मैंने जोधामल पब्लिक स्कूल में डाला है। मैंने एक ही स्कूल में दोनों बच्चों को नहीं रखा है। लेकिन यकीन जानिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन स्कूल्स में मेरे बच्चे पढ़ने के बावजूद जब मैं ऐसे जैसे स्कूल्स, इकबाल मेमोरियल स्कूल की तरह के बच्चों के साथ उन्हें कंपेयर करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों में कुछ कमी पाता हूं। और मेरा एक, सबसे पहले तो मैं शाहबाज साहब को सुन के आज बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको ये बताऊं कि इनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती कि शाहबाज साहब मेरे स्टूडेंट रहे हैं 2008-9 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में। और बड़ा फख्र होता है एक उस्ताद के लिए कि जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी ऐसी महफिल में बात कर रहा हो जहां मैं भी मेहमान की तरह हूं। और मुझे नहीं लगता है कि शाहबाज साहब को सुनने के बाद अब मेरा कोई भी पॉइंट यहां पर बताने का रहता है। वो एक शायर बड़ा खूब कहते हैं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। शाहबाज साहब की इतनी मीठी ज़बान मैंने YouTube पे आपको सुनता हूँ, मैं कभी कभार फेसबुक पे कभी कभार सुन लेता हूँ, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि
हमारे हाथों का लगाया हुआ एक पौधा आज एक बड़ा शज्र बना है और इसका साया काफी दूर दूर तक जाता है। बहरहाल मैं उमर साहब को कुछ दिन पहले बता रहा था कि मुझे इस चीज से सख्त इख्तलाफ है कि कहीं पे जाके लेक्चर दिया जाए। शाहबाज साहब, माजरत के साथ मैं लेक्चर देने या लेक्चर सुनने का बहुत ज्यादा कायल नहीं हूं। हालांकि सरकारी तौर पर मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल कंपल्शन है कि हमें पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ानी है, वो मैं पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं पढ़ाने की। कामयाबी कितनी हुई है वो अल्लाह जाने और वो बच्चे जाने जिनके साथ हम क्लासेस में वक्त गुजारते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर दुनिया में सबसे कोई बोरिंग काम है तो लेक्चर देना और लेक्चर सुनना है। यकीन जानिए, शाहबाज साहब ने कहीं साइकोलॉजिस्ट को कोट किया, मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है। मैं बड़ी ही माजरत के साथ कहूंगा कि मुझे ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट की बातें समझ में नहीं आती हैं। मुझे ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट का प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं लगती है। सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट ये लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे यहां पढ़ते हैं। और मैं उमर साहब को यह भी बता रहा था कि मैं नहीं चाहता हूं लेक्चर देना, मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स पूछें और हम उनको अपने तजर्बे के बिना पर जवाब दें। देखिए, नॉलेज जो है, इल्म जो है, तालीम जो है, ये किसी की मिरास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दुनियाई तौर पे हम कहें कि 8वीं पास इंसान है या 10वीं पास है या 12वीं पास है, वो बहुत ज्यादा ज़हीन हो सकता है डॉक्टर जमशीद के मुकाबले में, मोहतरम शाहबाज साहब के मुकाबले में। तो मुझे इस चीज से बड़ा इख्तलाफ रहता है कि हम यूट्यूब पे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को सुने, हम जमशीद साहब के लेक्चर्स को सुने, हम बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल पेरेंटिंग पे बहुत बात करते रहते हैं, जमा साहब बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा मुतासिर में नहीं हुआ। हो सकता है ये मेरी राय है और आप इससे इत्फाक ना भी रखते हो। मेरा मानना है कि आप लोग सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके बच्चे की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें, चूंकि शाहबाज साहब ने जो कुछ कहा, अब जैसे कि मैंने कहा कि उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है बोलने की, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अगर मुझे 1-2 पेरेंट्स ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे बड़े होकर क्या बने, क्या आपकी उम्मीद क्या है। क्योंकि मैं भी एक वालिद हूं 2 बच्चों का, यहाँ पे माएँ भी बैठी हुई हैं, वालिदैन बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं इस तरफ से कोई एक पेरेंट मुझे ये बताए कि अगर आपने इकबाल मेमोरियल स्कूल बबोर में अपने बच्चे का दाखिला किया है तो आपकी क्या उम्मीद है कि बड़े होकर आपका बच्चा क्या बनना चाहिए। कोई भी पेरेंट मुझे बता सकता है? मैं इस तरफ से पूछ रहा हूं, अभी मैं यहां नहीं आया। आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा बच्चा 10वीं करे, 12वीं करे, ग्रेजुएशन करे, नीट क्वालिफाई करे, पीएचडी करे, प्रोफेसर बने, आईएएस केएस, आपका क्या क्या राय है इस बारे में? आपकी क्या करना चाहिए आपका बच्चा? जी मोहतरम, बिजनेस, बहुत अच्छा। और नहीं, आप प्लीज बैठे बैठे तशरीफ रखिए। बच्चा फिलहाल अगर इंसान ही बने, अच्छा मेरे हिसाब से वो ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और कोई मुझे बताएगा कि रशीद बताएगा मुझे, आप क्या चाहते हो आपका बच्चा क्या बने? रशीद काका हमारे कॉलेज में है, हमारे बड़े खास। रशीद साहब, क्या चाहते हैं आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है तो आप क्या चाहते हैं मेरा बच्चा क्या बने? मैं चाहता हूं सर, अगर वो केएस करे, अगर फिर देनदार भी हो, पुलिस से रिश्वत न खाए, ईमानदारी से काम। बहुत अच्छा। और कोई पेरेंट इस तरफ से कोई लेडी बताएंगी मुझे? शाबाश, आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं सारी। थोड़ा सा आपसे, आपकी क्या उम्मीद है कि आपका बच्चा क्या करना चाहिए जिंदगी में? मैम आप बताइए। कमाते तो सारे ही हैं, बस अच्छे इंसान बनने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इकबाल मेमोरियल स्कूल आपके बच्चों को अच्छा इंसान बना रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? बस उमर साहब, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। देखिए, यकीन जानिए, एक टीचर बच्चे को केएस ऑफिसर नहीं बना सकता है रशीद साहब। एक टीचर बच्चे को अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बना सकता है। एक टीचर बच्चे को अच्छा प्रोफेसर भी नहीं बना सकता है। एक टीचर बच्चे को अच्छा इंसान बना सकता है। अगर ये मोटिव और ये ऑब्जेक्टिव
हर पेरेंट का क्लियर हो कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और साथ में जैसे रशीद साहब ने कहा कि केएस करे, या इन्होंने कहा कि बाद में वो कमाई भी करे, मैडम ने कहा कि पैसा भी कमाए, वो तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो होता ही रहेगा। कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई हलाल तरीके से कमाता है, कोई दूसरे तरीके से कमाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक पेरेंट के लिए ये चीज समझना है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि अच्छा इंसान क्या होता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा कि अच्छा इंसान क्या है। मैं आपके सामने टोपी पहन के, ब्लेजर पहन के आ गया तो क्या इसका ये सबूत हो गया मैं एक अच्छा इंसान हूं? शाहबाज साहब बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो इससे ये साबित नहीं हुआ कि शाहबाज साहब अच्छे इंसान हैं। उमर साहब बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं, तो इससे ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि ये बहुत अच्छे इंसान है। ये एक अलग लेवल की डिस्कशन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। 2-3 बातें आपसे करूंगा इस हवाले से। एक आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए। आईएएस ऑफिसर हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी पोस्ट रहती है, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए। अब हमें, आपको भी पता, अभी अगर डिप्टी कमिश्नर यहां से गुजरेंगे तो हम सारे लोग सामने जाते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जिंदगी में अचीव किया होता है, पावरफुल पोजीशन पे है, होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए तो दिवाली आई। तो पहले जब वो आईएएस में थे तो दिवाली के दिन उनके घर ढेरों मिठाई के डब्बे आते थे। रोज सुबह, दिवाली के दिन सुबह ही उनके मैसेजेस आते थे, दिवाली की मुबारकबाद हो, ये हो, वो हो। लोग उनके घर आते थे, दिवाली की मुबारकबाद देनी है साहब को। अब जब वो रिटायरमेंट के बाद दिवाली के दिन सुबह उनके मामूल के हिसाब से वो पैंट कोट पहन के तैयार हुए, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई नहीं आया उनके पास मुबारकबाद देने के लिए। तो वो बड़ा सोच में पड़ गए, परेशान हो गए कि क्या हो रहा है, ये क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो खैर बैठे बैठे उन्होंने चाय का कप लिया, अखबार उठाया और अखबार में पढ़ा। अखबार में एक गधे की कहानी थी। अखबार में एक गधे की कहानी थी कि एक गधे पर, एक गधा जा रहा था एक गांव से, और उसके ऊपर काफी मूर्तियां लादी हुई थी, आइडल्स। तो सब लोग गधे के सामने झुक रहे थे। क्यों? क्योंकि गधे पे मूर्तियां थी, तो मूर्ति की हम भगवान का उसको रूप मान के उसकी पूजा करते हैं लोग। तो सब लोग गधे के सामने बड़े अदब से और साइड पे लेके उसके जगह दे रहे थे और झुक के उसके सामने से गुजर रहे थे। तो गधे को अपनी जगह बड़ा नाज हुआ, बड़ा घमंड हुआ कि लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। गधा चला गया, जहां पे मूर्तियां उतारनी थी, मालिक ने जहां पहुंचानी थी वहां पहुंचा दी गई। बाद में गधे को वहां पे सब्जियां उस पे डाली गई और कहीं दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, तो फिर उसी गांव से गुजर हुआ। तो अब गधे के सामने कोई नहीं झुकने लगा। तो गधा परेशान हो गया और रुक रुक के देखता है उन्हीं लोगों को, अभी ये मेरे सामने झुक रहे थे, अब क्यों नहीं झुक रहे हैं। तो उसने शोर मचाना शुरू किया, लोगों को छेड़ना शुरू किया कि मैं वही गधा हूं, आप मेरे सामने क्यों नहीं झुक रहे हैं। तो गधे को हम जिस तरह ट्रीट करते हैं सड़क पे, तो लोगों ने डंडा उठाया, मारपीट की गधे के साथ और भगा दिया। तो आईएएस ऑफिसर ने ये कहानी जब अखबार में पढ़ी तो उसे ये समझ आई कि हम ज्यादातर इंसान उसी गधे की मानिंद हैं। हमारे ऊपर जो चीज लादी हुई होती है लोग उसकी इज्जत करते हैं, ना कि हमारी। अभी मैं प्रोफेसर हूं तो मुझे यहां पर बुलाया गया है आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। मेरे प्रोफाइल से प्रोफेसरशिप हटा दीजिए तो उमर साहब मुझे कभी नहीं बुलाते। उमर शाहबाज साहब से इनका मुताला जो है, इनकी जो डिग्री है उसे साइड पे कर दीजिए तो नहीं बुलाएंगे। ये जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है कि हम लोग इज्जत इंसान की डिग्री की करते हैं, इंसान की पावरफुल पोजीशन की करते हैं, इंसान के प्रेस्टीज की करते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से खास तौर पे ये इल्तिजा करूंगा कि कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, ना कि वो गधे हों जिन पर कुछ मूर्तियां लादी हुई हों और लोग उनके सामने झुके। पहली बात। दूसरी बात, शाहबाज साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था, उस पर मैं थोड़ा सा और वजाहत करूंगा। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट और 1 इंच है, 6 फीट 1 इंच है, तो मैं चाहता था मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। हालात वैसे नहीं रहे, कुछ मजबूरियां रही, कुछ अपनी कमियां रही कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बना। अब मैं अपने बड़े वाले बेटे को, उसका कद भी अच्छा है माशाल्लाह, तो मैं उसको जबरदस्ती कह रहा हूं तूने पुलिस ऑफिसर बनना है।
अब वो मुझे कहता है अबू मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूं, मुझे टीचर बनना है। मैं कहता हूं नहीं नहीं, टीचर नहीं, तुम्हारी दादी भी टीचर, तुम्हारा फादर भी टीचर, तुम भी टीचर बनोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुमने पुलिस ऑफिसर बनना है। ज्यादातर हम वालिदैन यही करते हैं। हमें जो अपने अरमान अपनी जवानी में पूरे नहीं हुए हैं, हम जबरदस्ती अपने औलाद के थ्रू वो अरमान पूरा करना चाहते हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी आप अपने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मुख्तलिफ वजूहात रही होंगी, लेकिन अब मैं जबरदस्ती अपने बच्चे को कह रहा हूं मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। रशीद काका खुद बचपन में केएस ऑफिसर बनना चाहता होगा। अब ये बच्चे को बोलेगा तू केएस ऑफिसर बन, लेकिन बच्चा बोलेगा ना, मैं तो जमशेद सर ने पर प्रोफेसर बनूं, मैं तो शाहबाज साहब ने पर टीचर बनूं, मैं तो उमर साहब ने पर पढ़ूं, स्कूल खोलूं। मगर इस चीज का खास ध्यान रखिए कि आप अपने जो ख्वाहिशात और जो अरमान पूरे नहीं हुए हैं उसे अपने बच्चे के थ्रू पूरा करने की कोशिश नहीं कीजिए। और यकीन जानिए, अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, आपको क्या लगता है जब आप बच्चे थे या हम, चूंकि मैं भी आप ही की जनरेशन का हूं, 40 साल मेरी भी उम्र है, हम लोग जब बच्चे थे 10-12 साल के, क्या हम अच्छे दौर में थे या आज का बच्चा अच्छे दौर में? क्या लगता है आपको? हमारा दौर अच्छा था, हम प्रिविलेज्ड थे, हम ब्लेस्ड थे, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज थी, या आज के बच्चे के पास ज्यादा है? आपको क्या लगता है मोहतरम, क्या लगता है? आज के बच्चे के पास ऐसा ही है, सब लोग यही मानते हैं। इसका मतलब हम लोग उतने प्रिविलेज्ड नहीं थे जितने हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम उम्मन बच्चों को कोसते हैं। मैं अपने छोटे बच्चे को कहता हूं, उसका नाम है मोहम्मद जोरैन, तो मैं उसको बोलता हूं जोरैन, क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, बहुत नन्हा सा है अभी। मैं उसको बोलता हूं पता है जब मैं आपके जितना था तो मैं गाड़ी में नहीं बैठा था, छोटी गाड़ी में, हम बस में चलते थे, मेरे पास स्कूल शूज के अलावा दूसरे शूज नहीं होते थे। तो वो बड़े इत्मीनान से सुनता है मेरी बात। अच्छा अबू, और मैंने कहा जब हमें किसी की शादी में अटेंड करने जाना होता था तो हम स्कूल की ही स्वेटर पहनते थे क्योंकि दूसरी स्वेटर नहीं थी। और ये सच भी है, सब लोग ऐसे ही थे, हैंड टू माउथ हुआ करता था जमाना उस वक्त। तो वो जब सुनता है फिर आखिर पे बोलता है अबू अब मैं बोलूं? तो मैं कहता हूं हाँ बोलिए। बोलता है इसमें मेरा क्या कसूर है? बोलता है इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी कोई गलती है इसमें? अब क्या जवाब दूं मैं इसका? अब मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूं, बबोर के लोगों को समझा रहा हूं बच्चे को कैसे पेरेंटिंग करनी है, और मुझे अपना बच्चा एक ही सवाल पे लाजवाब करता है कि मेरी क्या गलती है उसमें आपके पास गाड़ी नहीं थी, मेरी क्या गलती है आपके पास दूसरा जोड़ा शूज नहीं था। मैं इस चीज से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हम लोग उस वक्त लेस प्रिविलेज थे और आज का बच्चा मोर प्रिविलेज्ड है। आज का बच्चे के पास फैसिलिटीज तो ज्यादा हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारे पास क्या था? स्कूल, ग्राउंड और बाजार, घूमना, यही था, घर, बाजार, खेलना। आज के बच्चे के पास ये है सबसे बड़ी मुसीबत। और यकीन जानिए आज के बच्चों पे तरस आता है इस चीज की वजह से। हमारे लोग, मुझे याद है जब शाम की अजान होती थी, मगरिब की अजान, तो अगर मैं मगरिब की अजान से पहले घर नहीं आता था तो मेरी वालिदा स्टिक पकड़ती थी हाथ में और आंगन में ठहरती थी कि ये आएगा तो इसको मैं थोड़ा डराऊंगी। आज की वालिदा बच्चे को जबरदस्ती निकालती घर से, बाहर निकल खेल, क्योंकि वो इसको छोड़ता ही नहीं है। तो यकीन जानिए आज के बच्चे पर तरस खाना चाहिए। हमारे पास प्रिविलेजेस नहीं थी, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की उस वक्त नहीं की थी। आज के माँ बाप, हम ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको वीडियो सामने लगा के देते हैं, कार्टून, फिर कहते हैं माएँ खास तौर पे कि ये छुट ख्याल नहीं किया, मगर अगर वीडियो था वो मोटकन लगी तो अच्छू ख्याल। ऐसा ही होता है। तो यकीन जानिए उस बच्चे पे तरस नहीं खाया जाना चाहिए जिसे हम 2 या 3 साल की उम्र से ही ये सिखा रहे हैं कि तू खाना तब खाएगा बच्चे जब तेरे सामने वीडियो लगी हो। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए कि हमें इस पे सोचना है। मैं इसका हल नहीं बता सकता, लेक्चर्स में हल नहीं होते हैं, आप इस पे खुद ही सोचिए, आप ही साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं साइकोलॉजिस्ट पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, आप बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं।
एक चीज की बड़ी कमी रहती है हमारे समाज में कि हम लोग अपने बच्चे को अपने भगवान या अपने अल्लाह की इंट्रोडक्शन नहीं कराते हैं। जब बच्चा छोटा हो तो उसे इस चीज का पहला सबक होना चाहिए कि अल्लाह कौन है, खुदा का तस्वुर क्या है, भगवान का तस्वुर क्या है, परमात्मा का तस्वुर क्या है। अगर आप उसको ये तस्वुर कराओगे और बचपन से ही बच्चे में ये चीज का एहसास हो जाए कि एक ऐसी ताकत है जो हर वक्त मुझ पे नजर रखी हुई है, तो बच्चा अकाउंटेबल बनता है। जब वो माँ बाप से दूर भी रहता है उसे इस चीज का डर भी होता है और एहसास भी होता है कि एक ऐसी ताकत है जो हमेशा मेरे पे निगरानी कर रही है और मैं उस ताकत को नाराज नहीं कर सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन गैप। अगर आप घर में, बच्चा सवाल करता है, हम सबको पता है, बच्चा उमूमन सवाल करता है, मैं कहां से आया हूं। छोटा बच्चा पहला सवाल करता है, मैं कैसे आया हूं। तो मां बाप हम सोचते नहीं, ये सवाल तो गलत है। हम कहते हैं आप पेड़ से उतरे हो, आप अल्लाह ने दिए हो, आप भगवान ने दिए हो। अब बच्चे को तो जवाब मिला नहीं। फिर बच्चे ने कहा, बड़े होके शादी क्यों होती है, बड़े होके हम अपने मां बाप से अलग क्यों होते हैं, हम अपने भाई बहन से अलग क्यों होते हैं, बेटी की शादी करके उसको दूसरे घर में क्यों भेजा जाता है। हमारे पास इन चीजों के जवाब तो होते नहीं है, ना हम देना चाहते हैं, मुख्तलिफ मजबूरियां रहती हैं हमारी। बच्चे को जवाब नहीं मिला तो वो घर से बाहर जाके ये सवाल पूछता है, और जब वो घर से बाहर ये सवाल पूछेगा उसे गलत जवाब मिलते हैं, और बच्चे का जिंदगी को लेके तस्वुर ही गलत दिमाग में आ जाता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखिए, बच्चे के सवालात का जवाब दीजिए, और बच्चे के सवालात का जवाब पेरेंट्स से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता। ना जमशीद सर दे सकते हैं, ना शाहबाज सर दे सकते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग स्टेजेस पर ज्यादा तकारीर करते हैं ना, खुदा की कसम करके कहता हूं, नाम नहीं ले सकता स्टेज से, लेकिन चूंकि हम जवानों के साथ डील करते हैं, डिग्री कॉलेज में लगभग 1000 से 1200 बच्चे, आप लोगों के बच्चे वहां आएंगे हमारे पास। जो लोग समाज में बहुत बेहतरीन पोजीशंस पर रह के लोगों को तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं किस तरह से बच्चों के हालात संवारने हैं, उनके बच्चे सबसे तबाह और बर्बाद हैं। उनके बच्चे हमारे पास आते हैं कॉलेज में, हमें अपनी जगह यह तस्वुर होता है कि ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है, इसके अंदर बहुत जबरदस्त सिफात होंगी, लेकिन बड़ा बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग दूसरों को तो बड़ी तकरीर करते हैं, बड़े बड़े लेसन्स देते हैं, लेकिन घर के अपने हालात हमारे ठीक नहीं होते। तो मेरी हम सब से मैं अपने आप को भी इसमें ला रहा हूं, हम सबको इस पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे घरों के हालात कैसे हैं। और यकीन जानिए, ये जो स्कूल होता है, मैं इकबाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं, तालीम जो है, तालीम एक रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, तालीम एक रास्ता है, इल्म मंजिल होती है। और ये जो रास्ता है तालीम का रास्ता, इस पर अगर इंसान की तरबियत भी की जाए तो इल्म हासिल करने में आसानी होती, और उस तरबियत में एक अच्छे स्कूल का बड़ा नुमाया किरदार, एक अच्छा स्कूल नुमाया किरदार अदा कर सकता है। होमवर्क से तरबियत नहीं होती है। मैं उमर साहब को भी इल्तिजा करूंगा कि इस चीज पे आप सोचिएगा, होमवर्क से आज तक तरबियत नहीं हुई है, ना ही सिर्फ स्कूल में तरबियत हो सकती है। तरबियत पेरेंट्स के हाथ में है। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उमर साहब, जब आपके स्कूल में एडमिशन्स होती हैं तो आपका मामूल इस तरह का रहता होगा कि पेरेंट आया, उसने बताया ये बच्चा पहली बार एडमिट हो रहा है स्कूल में, या पहले किसी स्कूल में पढ़ता था, और फिर उसके बाद आपने उसको एडमिशन दी, या आप थोड़ा सा एडमिशन टेस्ट करते होंगे। इसी तरह का मामूल रहता है। जब मैंने अपना बच्चा डीपीएस में लिया जम्मू में, उन्होंने बच्चे का टेस्ट नहीं लिया,
उन्होंने मेरा और मेरी वाइफ का टेस्ट लिया। उन्होंने कहा हमने आपका टेस्ट लेना है। पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ शाहबाज साहब, उसके बाद 4 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आया तो मुझे बड़े कम नंबर आए। मैं प्रोफेसर हूं अंग्रेजी का, मुझे नंबर कम आए, मेरी मिसेज को ज्यादा मार्क्स आ गए। फिर उन्होंने कहा अब आपका वाइवा है, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू। यकीन जानिए मैंने JKPSC क्वालिफाई किया है, प्रोफेसर बना हूं। उस दिन इतनी फिक्र नहीं थी जितनी मेरे बच्चे के प्रिंसिपल और उनका जब बोर्ड बैठा, मैं और मेरी मैडम जैसे कि हमें जॉब के लिए जाना था, हमारा इंटरव्यू हुआ। वहां पे मैंने इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया तो मेरे बच्चे की एडमिशन हो गई। इससे ये चीज साबित होती है कि पेरेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो स्कूल समझ चुके हैं। हमारे यहाँ अभी हम इस मामले में पीछे हैं। अभी यहाँ पे अगर आप पेरेंट को टेस्ट लोगे तो उमर साहब को पेरेंट्स ही पहले गुस्सा करेंगे, आप हमारा टेस्ट कैसे ले सकते हो, आप हमारा वाइवा कैसे ले सकते हो। तो इससे ये चीज साबित होती है कि पेरेंट्स का रोल तरबियत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस रास्ते में जो तालीम का रास्ता है और जो मंजिल इल्म की तरफ जाता है। एक बच्चा जब छोटा होता है ना, बिल्कुल 2, 3, 4 साल का, आपको क्या लगता है एक बच्चा या एक इंसान सबसे ज्यादा ज़हीन किस उम्र में होता है? शाहबाज साहब, आपको क्या लगता है एक इंसान की उम्र कितनी है? मतलब अगर मैं 0 से शुरू करूं, पैदाइश से लेकर, अगर हम आमतौर पे चले 80, 90, 100 साल, 110 साल, अल्लाह ताला जिसको जितनी उम्र दे, इस पूरे स्टेज में, इस पूरे फेज में, इस पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा जहानत बच्चे में कब होती है? 4 से 7 साल। ऐसा ही है आमिर? ऐसा ही है? तो अगर ये बच्ची यहां पे बैठी है या जो बच्चा यहां आया था अभी, तो हम इस महफिल में सबसे ज़हीन ये लोग हैं। ना डॉक्टर जमशेद, ना मैम, ना वो वाली मैम, ना वो वाले सर, ना उमर साहब, ना शाहबाज साहब। सबसे ज़हीन वो बच्चा है जो यहां पे आया था। और हमने उसको क्या किया? हमने उसको उठाया और साइड पे कर दिया। सबसे ज़हीन वो है। इसमें कुरान से भी ये चीज साबित है, गीता से भी ये चीज साबित है, साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज को मानते हैं कि सबसे ज़हीन उम्र जो होती है बच्चों की वो बचपन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल। क्यों? अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सब लोग, उमर साहब 1 महीने का एक कोर्स कराएंगे, आप फ्रेंच पढ़ाइए पेरेंट्स को, फ्रेंच, फ्रांस की जबान। 1 महीने के बाद कितने बबोर वाले लोग फ्रेंच में बात कर पाएंगे? कर पाएंगे 1 महीने में? चलो 2 महीने करते हैं। क्या हम इस तरह, जिस तरह उर्दू, हिंदी, कश्मीरी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते, इस तरह कर पाएंगे? नहीं। अब एक 2 साल के बच्चे को पकड़िए, या 1.5 साल के बच्चे को, या 1 साल के बच्चे को, उसको 2 महीने फ्रेंच पढ़ाइए, वो फ्रेंच में बात करेगा। साबित क्या हुआ कि वो स्टेज है जहां पर सबसे ज्यादा चीजें इम्बाइब करता है अपने अंदर बच्चा। तभी तो 6 महीने का बच्चा बात नहीं कर पाता है, 1.5 साल का सारी बातें करता है। एक पूरी जबान, क्योंकि जबान को समझना सबसे टफ काम माना जाता है, साइंस भी इस चीज को साबित करती है। 1.5 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा सारी बातें करता है, या 3 साल का बच्चा, तो 2-3 साल में या 1 साल में वो पूरी जबान सीख लेता है। तो इस चीज का आप पेरेंट्स और खास करके मदर्स इस चीज का खास ध्यान रखें, इस चीज को बिठा लीजिए जहन में, दिमाग में, कि जो आपके पास बच्चा है, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है उसकी। और एक बच्चे की मैं आपको बताऊं, जिसको हम सीधी सादी जबान में खसलत कहते हैं, नेचर, वो एक बच्चे की 10-12 साल तक ही डेवलप हो जाती है, उसको आप चेंज नहीं करोगे। फिर एक बच्चे के अंदर अगर बेईमानी आ गई तो वो 7, 8, 10, 12 साल तक ही आती है, उसका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर उसके अंदर सच बोलने की सिफत उसके अंदर आ गई तो वो 10, 12 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में ही आ जाती है। अब होता क्या है कि जब वो बड़ा होता है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, उस वक्त अगर वो खुद चाहे तो तब उसको बदल सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो उसको नहीं बदल सकता। फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। हमारे बच्चे कॉलेज में हमारे पास आते हैं तो फिर पेरेंट्स हमारे पास कहते हैं नहीं जी हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है कॉलेज में। भाई आपने इसका नेचर, इसकी खसलत बना के हमारे पास भेजा था, अब इसको हम नहीं बदल सकते जब तक ये बच्चा खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा। तो इस चीज को जहन में बिठाइए कि आपके पास जो बच्चा है घर में,
और खास तौर पे स्कूल में जो बच्चे हैं, वो स्टेज है जब उसकी खसलत, उसकी नेचर वो डेवलप होगी। और नेचर कैसे डेवलप होती है? हैबिट से, आदत से। छोटी छोटी आदत। बच्चे ने झूठ बोला, हमने उसको कुछ नहीं कहा। बच्चे ने किसी को गाली मार दी, हमने नहीं रोका। बच्चे ने घर की बात स्कूल में कही और स्कूल की गलत बात घर में जाके कह दी और हमने उसको एनकरेज किया, तो बच्चे की आदत बन गई। 2, 3, 4 साल 5 साल तक ये आदत चली, ये उस बच्चे की नेचर और खसलत बन गई। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिए कि जहन में बिठा लीजिए। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कॉलेज में जाके बच्चा सुधर जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाके सुधर जाएगा। एक्सेप्शंस कैन बी देयर। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, जो खुद को बदलना चाहे वो बदल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर 6, 7, 8, 10 साल की उम्र तक ही एक बच्चा अपनी आदत, अपनी नेचर, अपनी खसलत डेवलप करता है, बनाता है। हम लोग एज पेरेंट्स, थोड़ा सा ये भी रहता है, खास तौर पे वो पेरेंट्स जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि हालात ने हमें वैसे मौके फराहम नहीं किए हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा पढ़ा होगा। हम क्या यूजुअली करते हैं, बोहरू साहब के बच्चे ने 5वीं में 95% नंबर लाए, बट साहब के बच्चे ने 70% लाए, तो बट साहब अपने बच्चे को बोलेंगे, देखो बोहरू साहब के बच्चे ने जब 95% लाए तो आप क्यों नहीं लाओगे? आप यकीन जानिए, ये चीज बड़ी नॉर्मल लगती है पेरेंट्स को, लेकिन जैसे शाहबाज साहब ने कहा था, सेल्फ एस्टीम वहीं पे हर्ट कर जाता है बच्चे का। इस चीज की कौन गारंटी देगा कि 95% बच्चा लेके कल को IAS, KAS या प्रोफेसर या लेक्चरर या डॉक्टर बनेगा, और जिसने 70% मार्क्स लिए वो नहीं बनेगा? अभी मैं शाहबाज साहब को 10वीं की परसेंटेज भी पूछूंगा, 12वीं की भी पूछूंगा, फिर अपनी भी आपसे बताऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। जिनकी परसेंटेज, मतलब परसेंटेज अच्छी लाना अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है, आपका बच्चा पोजीशन लाता है, बहुत मुबारक की बात है, लेकिन जिसका बच्चा नहीं लाता है तो क्या वो फिर जहानत में क्या वो कम है? इसकी सर्टिफिकेशन हो गई? मैंने जिंदगी में कभी भी 80% मार्क्स नहीं लाए, कभी भी नहीं। जो 80% मार्क्स लाते हैं वो आज मेरे लेक्चर सुनते हैं, वो आज मेरे पास आते हैं कि हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मैं 60%, 70% ही ला पाता था। कभी भी ये मत सोचिए एज पेरेंट्स कि अच्छे मार्क्स इस चीज का सर्टिफिकेट है कि कल को मेरा बच्चा प्रोग्रेस करेगा। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जब बच्चे डोडा में एडमिट किए, पहले एक स्कूल में किए, मुझे नहीं रही सेटिस्फेक्शन, फिर दूसरे स्कूल में किए तो मुझे फिर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों बेटों को 100 से कम कभी मार्क्स आए ही नहीं, 99.9% आए ही नहीं। यहां पे सब क्यों? अच्छा, ये डॉक्टर जमशेद साहब का बेटा, नहीं, उनको नाराज नहीं कर सकते, 100% मार्क्स। अगर इन्होंने उठा लिया बच्चा तो प्रोफेसर साहब का बच्चा उठेगा स्कूल से, तो अच्छा नहीं लगता है। जम्मू में मेरा बच्चा गया, पहला ही एग्जाम दिया, 89%, 11% कम। तो मैंने बेटे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं और आप सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूं ऑन रिकॉर्ड कि अच्छी परसेंटेज आना बहुत अच्छी बात है, बट अच्छी परसेंटेज इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में कामयाब होंगे। हम अपने बच्चों को थोड़ा सा एक मौजू में और एक बात पे और आऊंगा, बॉयज और गर्ल्स। शाहबाज साहब ने भी इस पॉइंट को टच किया था, मैं चाहूंगा इस पे मैं थोड़ा सा अपना ख्याल आपको बताऊं। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस चीज में फर्क तो लाते हैं। डेवलपमेंट करमुच इमानुएल, या हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमने बड़ी प्रोग्रेस की, लेकिन जब घर में तीसरी चौथी बेटी होती है ना, तो शिकन तो चेहरे पे आ जाती है। इस चीज से आप अगर इनकार करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। जब घर में बेटा होता है तो दादा दादी भी बड़ा खुश हो जाते हैं, नाना नानी भी बड़ा खुश हो जाते हैं, और पेरेंट्स भी बड़ा खुश हो जाते हैं। ये अभी एक कमी कहिए या सोशल एक कन्वेंशन कहिए, हमारे यहां अभी ये है। और फिर हम अपब्रिंगिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं। लड़की को थोड़ा अलग तरीके से बड़ा करते हैं, लड़के को थोड़ा अलग तरीके से। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस चीज का यकीन दिला सकता हूं कि कभी कभार वो बेटा जिसकी पैदाइश पर हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, जिसकी पैदाइश पर हम ये कहते हैं कि हमें अपना वारिस मिला,
हमारा नाम रोशन करने वाला मिला, बड़े होके वही हमारा नाम डुबो देता है। और वो बेटी जिसको पैदा होते ही हमें बड़ी शिकन होती है कि पराया माल है, वही माँ बाप की बहुत सालिहा औलाद साबित होती है। और जो हमारे बीच बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इस चीज का उनको भी यकीन होगा कि बेटियों को शादी के बाद भी माँ बाप की बहुत ज्यादा हमदर्दी रहती है। जो बेटा होता है वो अपनी बीवी और बच्चों में ज्यादा मसरूफ होता है, लेकिन बेटी का इस मामले में मैंने देखा है, मेरी खुद बहन है घर में, उसका माँ बाप की तरफ बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा हमदर्दी, बहुत ज्यादा खुलूस रहता है। तो कोशिश कीजिए, अल्लाह के दो तोहफे हैं, बेटा या बेटी। इस चीज को कभी भी मत सोचिए कि इसकी अपब्रिंगिंग में मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता हूं, इसमें थोड़ा अलग तरीके से कर सकता हूं। एज पेरेंट्स आपको हक बनता है अपने बच्चे को कैसा आप बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखिएगा। आखिर पर मेरे एक दोस्त हैं, केएस ऑफिसर हैं, मैंने उनको बताया, वो पढ़े हैं मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अकरमाबाद से। मैंने उनको एक बार बताया, मैंने कहा देखो यार, मैंने ग्रीन मॉडल से पढ़ा, डोडा का बड़ा अच्छा स्कूल माना जाता था और अच्छा, आज भी अच्छा स्कूल है वो, मैंने वहां से पढ़ा। मैंने कहा मैंने वहां से पढ़ा तो प्रोफेसर बना, आपने एक सरकारी स्कूल से पढ़ा, आप केएस ऑफिसर बन गए, तो दोनों ने हमने जिंदगी में अच्छी अचीवमेंट्स की। तो गोया इससे यह बात साबित होती है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उससे ऐसे कहा, उसने आगे से बड़ा तारीखी जवाब जो मुझे हमेशा जहन में गूंजता है, उसने कहा लेकिन मुझे कभी भी किसी ने स्टेज पर तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया, आपको सभी बुलाते हैं। आप जब बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, मैं केएस ऑफिसर हूं, मेरा तो अपने दफ्तर वाले लोग नहीं सुनते हैं। मैंने कहा इससे क्या साबित होता है? बोलते हैं इससे यह साबित होता है कि अच्छा स्कूल होना बहुत जरूरी है जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। अगर आपने अच्छे स्कूल, इससे यह साबित नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल में कोई कमी थी, नहीं, उससे यह साबित होता है कि एक बेहतरीन माहौल एक बच्चे को देना बहुत जरूरी है फॉर्मेटिव ईयर्स में, स्टार्ट के जो उसकी जिंदगी होती है पहले 10, 15, 20 साल, ताकि आगे जाके उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि वो 10 लोगों में बात करने के लायक बने। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जमशीद सर क्या बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारा सच है। मैंने कहा ना, लंबी लंबी तकरीर करना, बड़ी बड़ी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट आप लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आप बेहतरीन पेरेंटिंग कर सकते हैं। सिर्फ जैसे शाहबाज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मुताला किया करें आप। हम जब मकान बनाते हैं, हमारे यहाँ पे इतने मकानात हैं, आप ही लोगों के हैं, जरा मुझे आप में से कोई एक शख्स हाथ खड़ा करके ये बताए कि हमारे घर में एक कमरा सिर्फ इसलिए है जहां पर सिर्फ पढ़ाई होती है, उसमें ना कोई सोता है ना कोई खाना खाता है, सिर्फ पढ़ाई, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। जरा मुझे बताइए इन घरों में किस घर में लाइब्रेरी है? सिर्फ लाइब्रेरी। उमर साहब एक, हमारे बड़े बड़े मकान है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे, 2 छत 3 छत 4 छत मकान हमने बना लिए हैं। हमारे बीच पढ़े लिखे लोग भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, अच्छे ओहदों पे फाइज लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कुछ चेहरे। हमने कितनों ने घर में एक ऐसा कमरा बनाया है जो एक्सक्लूसिवली होता है, उसमें और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई, किताबें, कागज, सिर्फ ये काम होता। कितने घरों में ऐसा कमरा है? नहीं है। तो हम उस कौम को कहां लेके जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा कमरा है जिसमें टीवी लगा है, सबके घर में है। ऐसा कमरा भी है जहां पर हम बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल है। 2-3 कमरे ऐसे भी रखे होंगे जहां पर मेहमान आके बैठते हैं और सोते हैं। फिर 1-2 कमरे ऐसे रखते हैं हम, एक कमरा जरूर जो बड़ा खास मेहमानों के लिए, वीवीआईपीज के लिए होता है, आमतौर पे उधर नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि मेहमान किस माशी कंडीशन का है तो उसको उसी तरह के कमरे में बिठाते हैं। हम सब ने ऐसा किया है, मैंने भी किया, आपने भी किया है। क्या उस कौम की हालात बदल सकती हैं जिनके घर में हम स्कूलों में आके तो लेक्चर हमने दिए। मैंने जम्मू जाना था, मैं खास तौर पे आपके लिए रुका इस प्रोग्राम के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आप लोग खुद खामोश हुए जब मैंने आपसे सवाल किया कि बड़े बड़े मकानात बनाए गए हैं, लेकिन इन घरों में एक कमरा एक्सक्लूसिवली इस चीज के लिए नहीं है कि जिसमें इल्म और तालीम की बात की जाए।
जब भी जो भी नौजवान यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तामीर करनी है, अब आप बोलोगे सर जरूरी नहीं है, बेडरूम में भी तो बच्चा बैठ के पढ़ सकता है, तो फिर खाना तो बाथरूम में भी आप साइड पे खा सकते हैं। पुराने जमाने में तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे, अंदर तो हम बाथरूम बनाते नहीं थे, टॉयलेट्स बनाते नहीं थे, दूर बनाते थे। आज तो हमने वो गंदगी किचन के साथ लाई, तो फिर हम खाना किचन में क्यों पकाते हैं? हम बेडरूम में साइड पे 2 बर्तन लेके क्यों नहीं पका रहे हैं? खाना ही पकाना है ना। जिस घर में किताबों के लिए, तालीम के लिए, इल्म के लिए और मुताले के लिए आप 10 फुट बाई 10 फीट बाई 10 फीट की जगह अगर आपसे मैनेज नहीं हो रही और आपका मकान 3, 4, 5 मरले में है, तो आप बहुत ही बदकिस्मत हैं। हम सब बदकिस्मत हैं, हम पर तरस खाने की जरूरत है। फिर लेक्चर देने से, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराने से कुछ हासिल नहीं होगा, यकीन जानिए। तो मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है कि जिनके घर अभी बन रहे हैं, जब वो नक्शा बनाने वाला आता है या खुद आप तैयार करते हैं, उसमें एक कमरा जरूर रखिए। मुझे ये एहसास तब हुआ जब मैं प्रोफेसर बना। मेरे घर में 9 कमरे हैं, 9 में से एक भी कमरा इसके लायक नहीं था जहां पे मैं पढ़ा पाऊं। मैंने अलग से कमरा बनाया, और उस कमरे में अगर आप में से कोई भी कभी डोडा आए, आप मेरे गरीब खाने पे, मेरे रहमत खाने पे तशरीफ लाइए, मैं आपको अपना कमरा दिखाऊंगा जहां पर आप सिर्फ इसके लिए बैठेंगे, वहां पढ़ाई। वहां मैं गपशप के लिए नहीं बिठाता हूं किसी के, उसके लिए अलग रंग कमरा रखा गया। तो मेरी आप सभी से गुजारिश, उससे क्या होता है कि मेरे बच्चे अभी वो किताबें पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें बीच में दूसरे तीसरे दिन उस कमरे में बिठा देता हूं। मैं लाता हूं और वहां बिठा देता हूं, बैठो, देखो किताबों को, उतार दो, नीचे डालो, नीचे से फिर वापस डालो, टेबल पे रख दो, कुर्सी पे रख दो। उससे क्या होता है ना, काशिर पैठ च वनन तवेश थावन इंसान हेडबोन लागित या नडकुन छ ना लागन, प्राइन जमाने लागन है सरी अदे दबस एमुक असर गो। अगर आप एक किताब ऐसे रखेंगे ना अपने साथ, साइकोलॉजिकली उसका भी असर पड़ता है अगर आप उसको खोलेंगे नहीं। अगर आपके घर में 100 किताबें हैं और आपका बच्चा हफ्ते में 3 बार उस कमरे में जाता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके जहन साजी होती है, उसके माइंड में वो चीज आती है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये भी गुजारिश है कि हम सबको घर में एक ऐसा कोना जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो आपके घर हैं, कुछ करके कहीं एक कोना ऐसा बनाइए जिसमें जो उतना ही मुकद्दस हो, जितना हम घर में एक साइड पे पूजा के लिए बनाते हैं, एक साइड पे नमाज के लिए, उतना ही मुकद्दस एक जगह होनी चाहिए जहां पर मुताला किया जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उमर साहब का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों से मिलने का मौका दिया। और मैं उमर साहब को ये भी बता रहा था कि इसको इंटरेक्टिव बनाइए, सवालात होने चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगा अभी भी अगर आने वाले 5-10 मिनट जितनी देर हम यहाँ पे हैं, अगर आप में से कोई भी अपनी कोई प्रॉब्लम या अपना कोई सवाल या अपनी कोई ऑब्जर्वेशन हमसे पूछना चाहता है तो आप ज़रूर पूछिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऐसा जवाब दे पाएँ जिससे आप मुतमईन हो, लेकिन अपने तजर्बे के बिना पर और जो हमने बाहर जाकर पढ़ा है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 10 लोगों से मिले जुले हैं, जो तजर्बा है ज़िंदगी का वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आखिर पर इस बात पर इस लेक्चर तो नहीं कहूँगा, इस इंटरेक्शन को ख़त्म करूँगा कि हम सब इस चीज़ का अहद करें कि हम अपने बच्चों को पहले अच्छा इंसान बनाएं। वरना शायर एक जगह बड़ा खूब कहता है, हमारे समाज में प्रॉब्लम ही इस चीज़ की है कि हम एक दूसरे के हाल चाल नहीं पूछते हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे उन्हें पता है कि अगर एक घर में मुर्गा बनता था तो उस शाम को हम उसमें से छोटी सी कौली में तरी और 2 पीस वो मुर्गे का दूसरे अपने मोहल्लेदारों को देते थे। आजकल भेड़ू भी बनता है तो दूसरे को खबर ही नहीं होती है। तो हालात तो बदल गए हैं। हम लोगों के मकान बड़े हुए हैं लेकिन हम लोगों के दिल बहुत छोटे हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों में एहसास डेवलप करें। वरना एक वक्त आएगा कि बबोर में 20 IAS ऑफिसर्स होंगे, 25 KS ऑफिसर्स होंगे, 10 प्रोफेसर्स होंगे, लेकिन एक भी अच्छा इंसान नहीं होगा। तो उमर साहब से गुजारिश है कि आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव जब मैं अगली बार आऊं तो बाहर आपका मिशन या विजन जो होता है स्कूल का वो लिखा होना चाहिए, और उस पर यह लिखा होना चाहिए कि हम एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर हम एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। वरना शायर कहता है कि हजारों डिग्रियां लेकर इल्म पर 10 तरस पाकर, हजारों डिग्रियां लेकर इल्म पर 10 तरस पाकर, छलकते लफ्ज आंखों से न पढ़ पाओ तो जाहिल हो।
और एक बात कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी मजहब से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारा पर्सनल अकीदा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी औलाद को हलाल रोज़ी खिलाएं। हम लोगों को अगर हम आंखें बंद करते हैं ना, तो हमें पता होता है मैंने कहां कहां से माल कमाया। अल्लाह को भी पता है, उस भगवान परमात्मा को भी पता है, और हमें भी पता है। लोगों को पता नहीं हो सकता है। मैंने बड़ी सी टोपी डाल दी, उम्रा किया, हज किया, कुंभ मेले में चला गया, यात्रा पे चला गया, और लोगों को एक इंप्रेशन जमा दिया कि मैं बड़ा ही नेक, बड़ा ही अच्छा इंसान हूं। लेकिन अंदर अंदर से हम और हमारे ज़मीर को इस चीज़ का पूरा एहसास होता है। तो हमें अपने आप को ही बताना है कि हम हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करें, और जिस भी काम में हो हम उसे बेहतरीन तरीके से करें। वो इस दुआ के साथ आप सबसे रुखसत चाहूँगा कि या रब मुझे न माल न जाहो जलाल दे। मैं इस शेर से एक बात और करूँगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। मेरी वालिदा प्राइवेट स्कूल में टीचर रही हैं लगभग 31 साल। मेरी वालिदा ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया 31 ईयर्स तक। बहुत से आपके इलाके के बच्चे भी होंगे जिनको उन्होंने पढ़ाया होगा। मुझे याद आता है जब हम शाम को खाना खाते थे, डिनर करते थे, जब हम बिल्कुल छोटे थे, तो हमारी वालिदा, हम जैसे बच्चे होते हैं बातचीत में बिजी हैं या खाने में बिजी हैं, तो वालिदा किताब निकालती थी। वो किताब मुझे अब कभी आदाब ज़िंदगी होती थी, कभी कोई और किताब होती थी, कोई भी अच्छी सी किताब वो निकालती थी और वो उसको पढ़ती थी 10 मिनट। हम बोलते थे मम्मी बंद करो, अब हमने नहीं सुनना। बोलती थी आप मत सुनो, लेकिन मुझे जोर से पढ़ने दो। तो वो उसको जोर से पढ़ती थी 10 मिनट रोज डिनर के बाद। आज जब भी मैं किसी के सामने बात करता हूं ना, तो मुझे वो बातें दिमाग में गूंजती। तो मैं फिर वहीं पर आऊंगा कि किताबों के साथ अपने घरों में किताबों का माहौल बनाइए। मोबाइल से अपने बच्चों को दूर तो नहीं कर सकते आप, मुझे पता है, थोड़ा सा इसको चैनलाइज कीजिए तरीके से टाइम फिक्स कीजिए, टाइम टेबल्स बनाइए। मेरे घर में टेलीविजन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, कभी भी नहीं था मेरे घर में। मैं खुद प्रोफेसर हूं, मेरी वाइफ भी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, मेरे भाई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, मेरे वालिद साहब बड़ी मेहनत से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। लेकिन हमारे घर में टीवी कभी नहीं था, और हमारे घर में मोबाइल फोन है, लेकिन मेरा बच्चा, मैं वसूख के साथ कहता हूं, कोशिश में कर रहा हूं, अब अल्लाह जाने उनके फ्यूचर में क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, बट मैं उन्हें मोबाइल 40 मिनट से 50 मिनट से ज्यादा कभी भी नहीं देता हूं। मैंने हालात बहुत ख़राब देखे हैं, हम वालिदैन ने बहुत हालात ख़राब किए अपने घरों के। तो मैं चाहूँगा हम सब लोगों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, हम अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाएं, अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए। हमारे यहाँ पे भी एक सर सैयद अहमद खान पैदा हो, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े दीनदार और ऐसे लोग पैदा हों जो हमारे गाँव, हमारे शहरों को डेवलप करें, और उनके नाम से इस इलाके को जाना जाए। मैं इस दुआ के साथ कि या रब मुझे न माल न जाहो जलाल दे, 2 दिन के बाद रिज्क दे लेकिन हलाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।